Hi, dear viewers. How are you all? We are meeting after quite a pause because we are what away on certain commitments, and the world has changed totally for India during these last few days. The last time we spoke to you, it was about Pahalgam, 22nd April 2025. The whole country was seething with anger. 27 innocent lives were lost at Pahalgam that day. India had to respond. There's no other way for India to but to respond, and it happened. The night of 6th, 7th, massive Indian response took place. Indian missiles hit targets across Pakistan, both in POJK as well as in Punjab, destroying major terrorist camps and accounting for about 100 odd terrorists that were there. As usual, I have with me our strategic affairs expert, Colonel Alice Best. Hi, Best. Great to see you again. Hi, Rajiv. Very nice to be back in your show. Good evening to all the viewers. Just a minute before we proceed with our show tonight, I'll request our viewers to please hit the like button as well as the subscribe button so that our content spreads and it adds strength to our channel. Hi, Colonel Best. Your remarks on the Hi. post Pahalgam incident scenario. देखिए, ऐसा है कि इसमें हम सबको मालूम है कि 22 तारीख को एक आतंकी हमला हुआ था पहलगाम में, और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, पब्लिक की आकांक्षाएं थी, उनकी एक्सपेक्टेशंस थी, और अपोजिशन ने भी ऐसा प्रेशर बिल्डअप कर दिया था कि उसमें अटैक इंडिया को एक रिस्पॉन्ड करना ही था। और जैसा कि पिछले पॉडकास्ट में मैंने कहा था कि अटैक बहुत ही कैलिब्रेटेड होना चाहिए, प्री रखी टारगेट्स पे होना चाहिए, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जो अटैक किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिसिशन था, कैलिब्रेटेड था। 9 आउट ऑफ 21 टारगेट्स जो कि प्रेस ब्रीफिंग में भी बताए गए, उन पे प्रिसिशन अटैक किया गया, और ये काबिल तारीफ है कि आज एक सुपर पावर की तरह हम अपने टारगेट्स को प्रिसिशन स्ट्राइक कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि जैसे 31 कोर है इनका बहावलपुर में, उससे 50 मीटर दूर की टेररिस्ट कैंप पे अटैक किया, और इतना प्रिसिशन अटैक था कि वही बिल्डिंग पर नुकसान हुआ और अगल बगल बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ। इसमें कई सारे पहलू सामने आते हैं। यदि आप देखें कि हिंदुस्तान को या भारत को, पूरे विश्व को ये दिखाना था कि ऐसे ऐसे टेरर कैंप्स, स्टेजिंग कैंप्स, ट्रेनिंग एरियाज, रिक्रूटमेंट एरियाज पाकिस्तान के भीतर सक्रिय हैं। और जो हमारी ब्रीफिंग हुई, पहली बार मैं अपने पूरे लाइफ में, करियर को छोड़ दीजिए, पूरे लाइफ में मैंने देखा कि विक्रम मिस्री साहब जो हैं हमारे विदेश सचिव, उनके साथ एक आर्मी की अधिकारी और एक एयरफोर्स की अधिकारी, उन्होंने ब्रीफिंग करी, और उन्होंने बड़ी डिटेल्ड ब्रीफिंग करी। तमाम टेरर कैंप्स की रिकॉर्डिंग्स दिखाई गई, उनके नाम बताए गए, और उन्होंने क्या क्या कारनामे भारत के भीतर आतंकी हमलों में किए हैं, उसका बड़ा लंबा चौड़ा विवरण उन्होंने दिया। साथ में कुछ रिकॉर्डिंग्स भी दिखाई कि इस टेरर अटैक पे, टेरर कैंप में कैसे अटैक किया गया है। तो ये बहुत ही सराहनीय है, और इसका जो इफेक्ट है, यदि आप देखिए तो ये बहुत लाउड स्टेटमेंट है, क्योंकि इससे हमने ये दर्शाया है, ये एक डिमॉन्स्ट्रेशन है कि हम जहाँ चाहें वहाँ पर हमला कर सकते हैं, चाहे वो पीओके हो, चाहे वो पंजाब हो। पंजाब पाकिस्तान का दिल कहलाता है, और इसमें जो सीपेक चाहता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसकी रक्षा करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम चाइना ने दिए थे।
HQ9 उसको कहते हैं। Just a minute, HQ9 Kalpesh. सीरीज जो है, Sorry, I'm interrupting you. Before we go on to a discussion on the on the Pakistani equipment profile, I'd like you to hear your views on the targets selected. Which I believe India had a list of about 21 targets, out of which they had struck 9. 9 टारगेट्स एक देखिए सैम्पलिंग होती है, और उसमें बहावलपुर जो कि जैश ए मोहम्मद का टारगेट था, मुरिद के जो कि लश्कर तोयबा का टारगेट था, वो बहुत खास टारगेट्स चुने गए, और उसमें नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हुआ। जैश ए मोहम्मद का चीफ जो है वो मसूद अजहर, उसके 10 परिवार के सदस्य उसमें शहीद हो गए उनके, या हलाक हो गए, या वो मार दिए गए। और साथ में उसको हम शहीद नहीं मानते हैं, वो टेररिस्ट थे, और उनका जो परिवार वहाँ पे रह रहा था, उनका ये सही अंत हम मानते हैं। और साथ में जो हाफिज सईद का एलईटी का हेडक्वार्टर था, और जहाँ पे वो रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग करते थे, उसको भी अटैक किया गया। तो ये 9 बड़े विशेष टारगेट्स थे। हमारे व्यूअर्स सब जानते हैं इन टारगेट्स के बारे में। ये एक मैसेज है कि यदि आप 21 आतंकवादी कैंप्स अपने पास रखते हैं, तो हम किसी भी समय किसी के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। और कहते हैं कि ऐसे 47 कैंप्स पूरे पाकिस्तान में हैं। इनका पूरा विवरण आज हमें बताने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सैटेलाइट्स इतनी ज़्यादा सक्रिय हैं। जो विदेशी ताकतें हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो, वो सब खुद देख रहे हैं। और आपने देखा होगा कि इन सब के जब टारगेट्स के डिस्ट्रक्शन की तस्वीरें, इसकी जो वीडियोस हैं, पाकिस्तान की जनता ने खुद ही इसको अपलोड कर दिया, और पूरी दुनिया के लिए देखने के लिए इन्होंने वो वीडियोस पोस्ट कर दिए। हमारे टीवी चैनलों में, हमारे सोशल मीडिया में, सब जगह ये आ रहा है। तो इसको अब डिनाई करना असंभव हो गया। In ओवर fact, टू यू। among the notorious terror targets that India has accounted for, there's one Abdul Rauf Azhar. He is the brother of Masood Azhar. I believe he is the mastermind of that hijacking, the Kandahar hijacking, which they managed to get Masood Azhar released from an Indian jail. Now, I'd like to briefly touch upon the weapon systems that India used in these attacks. Some say even देखिए, BrahMos was जो used in इंडिया, this. मैं उस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा कि ब्रह्मोस यूज किया गया कि नहीं किया गया। स्कैल्प और हैमर की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। स्कैल्प जो है वो एक फ्रेंच मिसाइल सिस्टम है, क्रूज मिसाइल है, एयर लॉन्च्ड है, और ये दूसरे नाम से भी जाना जाता है स्टॉर्म शैडोज, जिसको कि वहाँ पे रशिया में भी यूज़ किया, रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान में। और हैमर जो है वो भी एक अपना ही सिस्टम है, डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है, और उसका भी प्रिसीजन स्ट्राइक बड़ा अच्छा रहा है। आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझे रोका था कि ये कैसे सिस्टम स्ट्राइक कर गए। तो देखिए, ये स्टेल्थ हैं। क्रूज मिसाइल्स जो होती हैं वो अर्थ की कर्वेचर के साथ साथ जाती हैं, ना कि बैलिस्टिक मिसाइल की तरह ऊपर से जा कर के फिर वापस एटमॉस्फेयर में री एंट्री करें। क्रूज मिसाइल्स का लो प्रोफाइल होता है। हमारे एयरक्राफ्ट्स ने भी बीवीआर सिस्टम, बियॉन्ड विजुअल रेंज, अपने ही सरहद के भीतर या अपने ही एलओसी की तरफ से ये मिसाइल्स को फायर किया। और ये मिसाइल की गाइडेंस होती है, और इसमें 3 किस्म की गाइडेंस लगी होती है। बिल्कुल पक्का कंफर्मेशन ले करके ये प्रिसीजन स्ट्राइक करती है। और वो अगर बिल्डिंग है या कोई अदर टारगेट है, उसकी फोटोग्राफ तक को वो पहचानने की टर्मिनल गाइडेंस के दौरान वो रखती है काबिलियत कि वो जा करके उसे स्ट्राइक करे। तो इसके अलावा कुछ लॉइटरिंग एमिनेशन भी हमने इस्तेमाल किए हैं, जो एक इजराइल का बना हुआ है, कुछ अपने भारत के ही स्वदेशी निर्माणित लॉइटरिंग एमिनेशन है। ये बड़े कारगर रहे हैं, और इनका इफेक्ट आप टीवी पे देख रहे होंगे कि काफ़ी अच्छा इसका इफेक्ट रहा है, और बड़ी अच्छी तबाही इसने अपने टारगेट्स पे करी है।
अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि चीनी सिस्टम जो एयर डिफेंस है वो क्यों इसमें काम नहीं कर पाया। HQ-9P ये एक आज लाहौर में डिस्ट्रॉय भी किया गया है, और ये एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें एक राडार होता है जिससे कि वो ट्रैकिंग करते हैं, और फिर उसके बाद एक मिसाइल छोड़ी जाती है जो उसको एंगेज करते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात ये है कि इसका इन्होंने शायद इंटीग्रेशन ठीक से नहीं किया था, जिसकी वजह से मिसाइल और राडार दोनों ही आपस में इनका तालमेल नहीं था, और अगर वो ट्रैकिंग कर भी सकता तो उसका रेंज पूरा नहीं था। और लोग इस पे कई सारे मीम भी चला रहे हैं, कई सारे मजाक भी उड़ रहे हैं कि उन्होंने अपनी जो है ट्रैकिंग सिस्टम को कहीं और लगा रखा था अपने मनोरंजन के लिए। तो पाकिस्तान आर्मी के भीतर आप ये कह सकते हैं कि उनका कोई भी भरोसा नहीं है वो क्या कर रहे थे उसके साथ। लेकिन इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम हमें ज़रूर नज़र आई है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी कारगर साबित नहीं हुए। शायद अर्थ के कर्वेचर की वजह से या लाइन ऑफ साइट की वजह से या जो भी कारण है, लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का वो लोग उस पर कारगर नहीं रहे। तो नेट रिजल्ट ये रहा है कि HQ-9 फेल हो गया। इसमें हमारे जैमर्स भी काम कर सकते हैं, ये सिक्योरिटी फोर्सेस को ही मालूम होगा, लेकिन एक चीनी या चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम हमारे मिसाइल्स, हमारे लॉइटरिंग एमिनिशन, इनके खिलाफ बिल्कुल भी कारगर नहीं रहा, और इन मिसाइल्स ने उसके ऊपर जाकर के प्रिसीशन स्ट्राइक अपने टारगेट पे किया है। ओवर टू यू। As a response to the massive Indian strikes on their territory, Pakistan did last night. They did attempt a very foolhardy operation launched against all the major Indian airfields across North India, stretching from Srinagar to Bhuj in Gujarat. They are supposed to have used their air assets as well as missile assets, but none of their attacks could really reach home. They were intercepted by our air defense, integrated air defense system. And today morning we saw on the TV Pakistani missile parts strewn all over Amritsar. Now I'd like to tell you to tell our viewers what exactly happened last night and how were those missiles intercepted. वी हैव गॉट अ इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम। हमारे पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो वर्ल्ड का बेस्ट है इस समय, और उसमें 3 लेयर के एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें कि जब भी कभी आप कोई मिसाइल लॉन्च करते हैं उसी वक्त हमारे एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट हो जाते हैं, और उसको बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस पे तबाह किया जा सकता है, जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। जैसे जैसे शॉर्ट डिस्टेंस वाले एक्टिवेट होते हैं तो हमारा 100% रिजल्ट रहा है। 15 जगह पे इन्होंने, जैसा आपने बताया कि श्रीनगर से ले करके पंजाब के टारगेट से ले करके राजस्थान से ले के गुजरात तक इन्होंने कई सारे मिसाइल्स और ड्रोन्स लॉन्च किए थे, लेकिन सब के सब तबाह हो गए, और उनका जो डेबरी है वो एक पहचान बन के रह गया है खेतों में और तमाम जगहों पे, जिसका कि फॉरेंसिक जांच हो रही है कि ये किस किस्म के एमिनिशन इसके अंदर है, किस किस्म का चार्ज इसमें है। तो ये 100% सक्सेस रहा हमारा एयर डिफेंस। उसमें पाकिस्तान के पास डेंसिटी ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम और डेंसिटी ऑफ सर्विलेंस दोनों ही कमज़ोर साबित हुए थे, और हमारी डेंसिटी और हमारा सर्विलेंस सिस्टम 100% इसमें कामयाब रहा है। ओवर टू यू। LS and me, we belong to a different generation of soldiers. We are more comfortable with brigades marching and divs marching and squadrons attacking. But last 2 days, what we have seen is seen as a totally new generation of warfare. More of missile-based, loitering munition-based. Well, LS, how do you see the situation evolving from here? Do we see the traditional conventional warfare making a comeback, especially in the Indo-Pak scenario, or we'll see more of this
missile firings and drone attacks? मिसाइल फायरिंग, ड्रोन अटैक, ये अभी एक ऑर्डर ऑफ द डे बन गया है। और आपने रशिया यूक्रेन वॉर भी देखा, आप इजराइल हमस वॉर, तो खैर छोटा वॉर है, उसमें जो हमस है उसके पास एयर कैपेबिलिटीज़ नहीं है, लेकिन आर्मीनिया अज़रबैजान का भी आपने वॉर देखा, तो इसमें ड्रोन्स और मिसाइल्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। और इसमें हमारा जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है ये केवल एलओसी तक सीमित रहेगा, जहाँ पे वो अपनी आर्टिलरी और हेवी मोर्टार का इस्तेमाल करके हमारे पूंछ में उन्होंने काफ़ी नुकसान किया, सिविलियन पॉपुलेशन पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया। तो जैसा कि मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि एलओसी में कन्वेंशनल वॉरफेयर चलेगा, और पूरा का पूरा एलओसी और आईबी, जो कि कश्मीर जे&के से लेकर के पंजाब, राजस्थान, गुजरात, वहाँ पे मिसाइल और ड्रोन इनका कारनामा ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि इंडिया ने जो कैलिब्रेटेड अटैक्स किया उसके बाद भी इन्होंने बहुत ज़्यादा रेस्ट्रेंट किया है, और जितना इंटेंसिटी और जितना अटैक पाकिस्तान ने कोशिश किया हमारे सिविलियन टारगेट्स में मारने का, उतना ही कैलिब्रेटेड जवाब हमने दिया है, और लाहौर का एयर डिफेंस जो HQ-9 सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। साथ में वो पाकिस्तान वाले कई सारे जगहों पे क्लेम कर रहे हैं, रावलपिंडी में, कराची में और तमाम जगहों पे वो क्लेम कर रहे हैं कि उनके एयर डिफेंस तबाह हो गए। ये कहना मुश्किल है जब तक कि ऑफिशियल कंफर्मेशन आए। आज की 5:30 बजे की ब्रीफिंग में लाहौर को फुल्ली तबाह किया गया है, और इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। जैसे ही एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो जाते हैं किसी एरिया में, और आपके सर्विलेंस सिस्टम उस एयरफील्ड को देख रहे हैं, तो और उसमें कोई भी दूसरा रिप्लेसमेंट एयर डिफेंस का नहीं आएगा, तो एयर सुपीरियॉरिटी इंडिया को मिल गई एक जगह पे। लाहौर उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि पाकिस्तान अभी कोई भी ज़रूरत करता है आगे अटैक करने का, तो इंडिया के पास पूरा का पूरा चांस रहेगा कि लाहौर को तो अच्छे से तबाह करें, लेकिन उनके जो हिंटरलैंड है, जो मेन लैंड है, उसमें भी हमने ये डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया है कि हम अपनी विल से टारगेट को चूज करके उसको तबाह कर सकते हैं। ओवर टू यू। Okay, for a moment, let's look up north. And when we look up north, we see that famous icy battlefield of Siachen. Do you anticipate any things hotting up in Siachen? एलओसी और सियाचिन पे तो कार्रवाई चलेगी, लेकिन इस पे आपको मैं बताऊं कि 3 से 5 दिन का उनके पास 155 mm का एमिनिशन है तोप खाने में। जो उनकी आर्टिलरी है उसमें 155 mm मेन स्टेक गन्स हैं, और साथ में उनके पास दूसरा किस्म का भी एमिनिशन मुश्किल से 4 से 5 दिन का है। तो ये पटाखे जो ये चला रहे हैं इस समय, इनका कहते हैं कि स्टार्ट बहुत अच्छा होता है और बाद में पिटाई बहुत ज़बरदस्त होती है। तो मेरा अनुमान है कि अभी जिस हिसाब से भारत इनको कैलिब्रेटेड रिस्पांस दे रहा है और एस्केलेशन नहीं कर रहा है, तो जैसे जैसे ये अपना एस्केलेशन करेंगे तो इनका ये सिस्टम ख़त्म होता चला जाएगा। और मेरा ये अनुमान है कि इनका जो फ्यूल है, चाहे वो एविएशन टरबाइन फ्यूल हो या दूसरे किस्म का भी जो फ्यूल है मोबिलाइजेशन के लिए आर्मी का, एयरफोर्स का, वो भी इनके पास बड़ा सीमित है। और साथ में अरेबियन सी में हमारी नेवी तैनात है, तो अगर ये एस्केलेशन करते हैं इस समय, तो इनका हर तरीके से सप्लाई चोक हो जाएगा। इनके पास ना एमिनिशन होगा, ना इनके पास फ्यूल होगा। तो मेरे ये समझ में नहीं आता है कि ये 5-7 दिन से ज़्यादा ये क्या वॉर को आगे चला पाएंगे। और इसके अलावा मैं आपको ये और बताना चाहता हूँ कि कुछ डिविजन्स इनकी बलूचिस्तान और केपी के एरिया में थी, उसको उन्होंने उठा के इधर ले आया है अपने ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ में।
तो सामने तो आपने पर्दा कर लिया और पीछे से आपका पर्दा उठ गया है। तो वहाँ पे बीएलए और टीटीपी को अच्छा एक मौका मिला है और आज उन्होंने चुन-चुन के पाकिस्तान की आर्मी का शिकार किया वहाँ पे। तो देखिए, इसमें पाकिस्तान आर्मी की जो एक विश्वसनीयता थी, वह अपने आवाम, अपनी जनता के सामने पूरी तरह से तहस-नहस होती चली जा रही है। और उसके अलावा बलूचिस्तान में तो इन्होंने बहुत सारे जुल्म किए और खैबर पख्तूनख्वा में भी इन्होंने बहुत पठानों के खिलाफ जुल्म किए। तो उनकी जो आह है, उसको आज एक मौका मिल रहा है कि वो अपना अपना बदला लें, अपना रिवेंज लें और अपना प्रतिशोध लें इनके ऊपर, क्योंकि आज वहाँ पे चौकियों में पाकिस्तान आर्मी का रहना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो गया है। एक अभी हिंदी इसमें में जो आपको कहावत है, जो क्या भगवान की क्या देर है अंधेर नहीं है। लाठी, हाँ, भगवान की लाठी बढ़ती है तो उसमें शोर नहीं होता है, लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें तो इनके ऊपर जो इन्होंने मतलब आज़ादी के बाद से आपके बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा कहर ढाया, फिर उसके बाद जो पाकिस्तान के मर्डरर और रेपिस्ट बांग्लादेश से आए थे और हमारे पास प्रिजनर ऑफ वॉर थे, उनको जब छोड़ा गया तो वो उनको बलूचिस्तान पे कहर डालने के लिए छोड़ दिया गया था। वहाँ पे कई जवान लोगों की और कई एबल्ड बॉडीड अच्छे बंदों की इन्होंने हत्या करी, रेप किया। यही सब चीज़ें इन्होंने सीखी थी बांग्लादेश में। तो इन्होंने वहाँ बूचर ऑफ बांग्लादेश कहते थे टिक्का खान को, उसको वहाँ पे बलूचिस्तान में लगाया गया। और बलूच और पठान दोनों एक ऐसी ट्राइब है जो बहुत प्राउड है और इन 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 इनको आप जल्दी दबा नहीं सकते। नंबर्स में ये कम है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी का बहुत बुरा हाल है इस समय। मैं एक छोटी सी वीडियो देख रहा था लाल मस्जिद इस्लामाबाद की। तो उसमें हुआ क्या कि वहाँ के इमाम साहब ने पूछा कि भाई यहाँ पे कितने लोग हैं जो पाकिस्तान आर्मी के साथ भारत से लड़ना चाहेंगे। तो मुश्किल से 1 या 2 हाथ उठे सैकड़ों, मतलब कम से कम 200 लोगों की गैदरिंग में। तो वहाँ पे जो है किसी का भी आप देखिए कि पाकिस्तान की सेना के प्रति कोई प्यार नहीं, कोई इज्जत नहीं है। अभी ये आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ, ये दोनों मिल करके कुछ ऑप्टिक्स कर रहे हैं, अपनी जनता को दिखा रहे हैं कि हम बहादुर हैं, हम प्रतिशोध ले रहे हैं, प्रतिघात कर रहे हैं, काउंटर अटैक कर रहे हैं। ये सब एक दिखावा है और कुछ ही दिन का है। इनके पटाखे जो हैं बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद इनको एक ही काम आता है, वो है सरेंडर करने का। तो इस चीज़ का हमें इंतज़ार करना होगा कि ये कितने दिन में सरेंडर होते हैं, कितने दिन में बलूचिस्तान आर्मी जो लिबरेशन आर्मी है वो पूरी तरह से सक्रिय होती है, इनको निष्क्रिय करती है और बलूचिस्तान को आज़ाद करती है। इसमें और देखिए ऐसा है कि अमेरिका भी है जो ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान आज की तारीख में रहे। उसके यहाँ कई किस्म के मैप बन चुके हैं अमेरिका के अंदर, जो पेंटागन का एक ऑफिशियल स्टैंस है कि बलूचिस्तान आज़ाद होना चाहिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर गिलगिट बाल्टिस्तान भारत के पास होना चाहिए, जिससे कि चीन अंदर ना आने पावे और भारत का अफगानिस्तान से लिंक बनना चाहिए। अभी ये तो उनकी बात हो गई, लेकिन हम अपनी बात करें तो हम ये काम करने में सक्षम हैं, अपनी रक्षा करने में और पाकिस्तान को थका करके, उसको गिरा करके, विवश कर देने में हम पूर्णतः सक्सेस हैं। ओवर टू यू। yeah, as we're running out of time, as usual, it's always such a pleasure talking to you and gaining knowledge from you. And I'm sure our viewers will all benefit. But before we go, I have one last question. If you are General Munir today and you're looking at the options before you, what do you see? जनरल मुनीर ने तो ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है
जनरल मुनीर का ये कंडीशन है कि वो अगर हिंदुस्तान से लड़ेंगे तो वो हिंदुस्तान से मारे जाएंगे, नहीं लड़ेंगे तो उनकी आवाम उनको पीट पीट के मार डालेगी। तो इसीलिए वो अपनी शायद अफवाहें उड़ रही हैं कि वो अपनी फैमिली को वहाँ से पाकिस्तान से निकाल ले गए हैं। जनरल मुनीर के पास कुछ ही विकल्प रह जाएंगे 4-5 दिन में, जैसा कि मैंने आपको कहा। जब आपका फ्यूल खत्म, आपका आर्टिलरी के राउंड्स खत्म, आपके प्लेन के अंदर जो मिसाइल्स हैं वो खत्म, और आपका अगर कहीं ब्लॉकेड इंडिया ने लगा दिया तो मुश्किल है, फिर आपके पास एक ही रास्ता रह जाता है सरेंडर करने का, जिसकी की संभावना काफ़ी हाई लग रही है मुझको आज की तारीख में। ओवर टू यू। Thank you so much, Alice. And I'm sure our viewers would have loved this discussion. If you like our content, do press the subscribe button. Do write in the comments column how you loved this so that our reach gets extended. To conclude, I only say that pray to the Lord Almighty to keep our young men and women serving in the armed forces safe as they stay awake to protect our nation. And no military man ever wants war, but if it is thrust upon him, the Indian Army soldier is second to none. And I'm sure he'll account for himself and attain full glory for our country. Thank you so much, Alice. Good night. थैंक यू। जय हिंद।